हमारा पिछला टॉपिक था कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। अब हमारा टॉपिक है emergence of a new consensus. The period after 1989 is seen sometimes as a period of decline of Congress and rise of BJP. 1989 के बाद का जो पीरियड है कई बार वैसे देखा जाता है कि जिसमें कांग्रेस में पीरियड में कमी आई, कांग्रेस के उसमें पार्टी में, और बीजेपी जो है वो पार्टी के तौर पे ज्यादा राइज आई हुई है। If you want to understand the complex nature of political competition in this period, you have to compare the electoral performances of the Congress and the BJP. अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन था इस पीरियड के दौरान दोनों ही पार्टीज के बीच में, तो आपको कंपेयर करना होगा कि किस तरह से इलेक्टोरल परफॉर्मेंस रही कांग्रेस और बीजेपी की। यहाँ पे बगल में आपके एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की ही इलेक्टोरल परफॉर्मेंस को बताया गया है कि कांग्रेस का किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा था और बीजेपी जो है वो किस तरह से राइज कर रही थी। अगर 1984 से लेके 2004 का चार्ट कंपेयर करें तो 1984 में कांग्रेस 415 थी, वहीं 2004 तक आते आते 145 रह गई। बीजेपी शुरुआत में सिर्फ 2 थी 84 में और 2004 तक आते आते 138 हो गई। तो एक तरह से सिमिलर पोजीशन पे ही आ गई थी ऑलमोस्ट 2004 में। Now let us try to understand the meaning of the information given in the figure. अब ये जो इंफॉर्मेशन फिगर में दी गई है इसको समझने की कोशिश करते हैं। You will notice that BJP and Congress were engaged in a tough competition in this period. आपने ये चीज देखी होगी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे से काफी टफ कंपटीशन में थी। What is the difference between their electoral fortunes if you compare these with the 84 elections? अब दोनों के जो एक तरह से चुनावी भविष्य हैं उनमें क्या फर्क था अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं 1984 के इलेक्शन से। You will notice that since the 1989 election, the votes polled by the two parties, Congress and the BJP, do not add up to more than 50%. आपने एक चीज देखी होगी 1989 के जो इलेक्शन थे उसके बाद से जो भी दोनों पार्टीज को वोट्स मिले या पड़े उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इतने नहीं पा रही थी कि 50% जो है मिला क्या कहते हैं ज्यादा हो उससे। The seats won by them too do not add up to more than half the seats in the Lok Sabha. दोनों के ही द्वारा जो सीट्स जीती जा रही थी वो भी इतनी नहीं थी कि आधी सीट्स जो है लोकसभा की एक तरह से उनको मिल गई। So where did the rest of the votes and the seats go? तो अब जो बचे हुए सीट्स थे या वोट्स थे वो किसके पास जा रहे थे? Look at both the chart showing Congress and जनता फैमिली of the parties. तो अब कांग्रेस और जनता फैमिली दोनों जो है उनको बारे में आप देखिए उसकी चार्ट में which among the parties that exist today are neither part of the Congress family of parties nor the part of Janta family of parties. कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं जो ना कि कांग्रेस की जो फैमिली है पार्टीज की उसका हिस्सा है, ना ही जो जनता फैमिली है पार्टीज की उसका हिस्सा है। The political competition during the 90s is divided between the coalition led by the BJP and the coalition led by the Congress. ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन था 90s का ये बेसिकली डिवाइडेड था कोलिशन जो कि बीजेपी लीड कर रही थी और वो कोलिशन जो कांग्रेस लीड कर रही थी। कैन यू लिस्ट द पार्टीज दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज कोलिशंस? अब आप क्या उन पार्टीज के नाम बता सकते हैं जो इन दोनों ही कोलिशंस का हिस्सा नहीं थी? लोकसभा इलेक्शंस 2004. In the elections of 2004, the Congress party too entered into coalitions in a big way. अब जो इलेक्शंस हुए 2004 के उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी जो है खूब ज्यादा कोलिशन बनाया। The NDA was defeated and a new coalition government led by the Congress known as the United Progressive Alliance came to power. अब NDA हार गई और एक नई कोलिशन गवर्नमेंट जो कांग्रेस द्वारा लीड करी जा रही थी जिसको कि बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, अब वो पावर में आ गई। दिस गवर्नमेंट रिसीव सपोर्ट फ्रॉम द लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। इस गवर्नमेंट को लेफ्ट फ्रंट पार्टीज का बहुत सपोर्ट मिला। द इलेक्शंस ऑफ द 2004 also witnessed the party revival of the Congress party. Partial revival जो इलेक्शंस हुए 2004 के उसमें हमें एक तरह से कांग्रेस पार्टी दोबारा से रिवाइव कर रही थी आंशिक तौर पे, वो भी देखने को मिला। इट कुड इंक्रीज इट्स सीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1991. 1991 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी सीट्स थोड़ी बड़ी थी। However, in 2004 elections, there was a negligible difference between the votes polled by the Congress and its allies and the BJP and its allies. अगर 2004 के इलेक्शंस देखें तो बहुत कम डिफरेंस था दोनों के बीच में, जो वोट्स कांग्रेस और उनके अलाइज को पड़े थे या जो बीजेपी और उनके अलाइज को पड़े थे। Thus, the party system has now changed almost dramatically from what it was till the 70s. एक तरह से पार्टी सिस्टम जो है वो काफी हद तक बदल चुका था जिस तरह से पहले 70s में हुआ करता था उसके मुकाबले।
The political processes that are unfolding around us after the 1990s shows the emergence of a broadly four group of parties. जिस तरह की पॉलिटिकल प्रक्रिया अब हमारे सामने है 1990s के बाद, वो हमें दिखाती है कि चार बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं पार्टीज के, वो निकल कर आए. पार्टीज दैट आर इन कोलिशन विद द कांग्रेस, पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद द बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज एंड अदर पार्टीज हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री. तो ये जो चार ग्रुप्स पार्टीज के निकले, एक वो पार्टीज जो कांग्रेस के साथ मिलकर कोलिशन में चल रही हैं, एक पार्टीज जो अलायंस कर रही हैं बीजेपी के साथ, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज हो गई, और तीसरी चौथी वो पार्टीज जो किसी भी का हिस्सा नहीं है. द सिचुएशन सजेस्ट दैट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन विल बी मल्टी कॉर्नर्ड. तो एक तरह से ये जो हालात हैं ये बताते हैं कि जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है वो काफी ज्यादा मल्टी कॉर्नर्ड है. By implication, the situation also assumes a divergence of political ideologies. अब इनके अगर देखा जाए तो जिस तरह के हालात हैं उससे ये भी समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल विचारधारा जो है उसमें भी कितनी ज्यादा एक समानता नहीं है, विभिन्नता है. Growing consensus. However, on many crucial issues, a broad agreement has emerged among most parties. बहुत सारे जो क्रूशियल मुद्दे होते हैं उनमें भी कई सारे पार्टीज की सहमति देखने को मिलती है. In the midst of severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged among most parties. जहां एक तरफ बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत मतभेद है, तब भी कहीं एक आम राय जो है वो कई सारी पार्टीज में देखने को मिलती है. This consensus consists of 4 elements. अब ये जो आम राय है इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट, एग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. जो नई आर्थिक नीतियां हैं उनको लेकर सहमति. While many groups are opposed to the new economic policies, most political parties are in support of the new economic policies. जहां बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इस तरह की नई आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे हैं, वहीं बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इन आर्थिक नीतियों के सपोर्ट में है. Most political parties believe that these policies would lead the country to prosperity and a status of economic power in the world. बहुत सारी पार्टीज ये मानती है कि इस तरह की नीतियां जो है वो कंट्री को संपन्न बनाएंगी और साथ ही साथ एक इंडिया का जो है इकोनॉमिक पावर में जो स्टेटस है वो दुनिया में बढ़ेगा. सेकंड है एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट. जो बैकवर्ड क्लास कास्ट है यानी जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनका राजनीतिक और सामाजिक जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करना. Political parties have recognized that the social and the political claims of the backward caste need to be accepted. उनके जो एक क्लेम है कि भाई हमें भी एक तरह से सोशल और पॉलिटिकल तौर पे एक एक्सप्रेशन मिलना चाहिए, उसको भी एक्सेप्ट किया है. As a result, all political parties are now support reservation of seats for the backward classes in education and employment. नतीजन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब की सब जो सीट रिजर्वेशन है उसको एक्सेप्ट करती हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट में. Political parties are also willing to ensure that OBCs get adequate share of power. Even ये लोग जो हैं इस चीज के लिए भी तैयार हैं कि जो OBCs हैं उनको भी एक शेयर मिलना चाहिए पावर में. थर्ड, acceptance of the role of the state level parties in governance of the country. जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं उनका जो रोल है कंट्री की गवर्नेंस में उसको भी एक्सेप्ट किया है. The distinction between the state level and the national level parties is fast becoming less important. जो एक फर्क था स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पार्टीज में, अब वो बहुत तेजी से उसके जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रही है. As we saw in this chapter, state level parties are sharing power at the national level and have played a central role in the country's politics of the last 20 years or so. अभी हमने देखा इस चैप्टर में कि किस तरह से जो स्टेट लेवल पार्टीज हैं अब वो अपनी पावर शेयर कर रही हैं नेशनल लेवल पे और उनका काफी सेंट्रल रोल होता है कंट्री की पॉलिटिक्स में, और ये पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं. फोर्थ, एम्फसाइज ऑन pragmatic considerations rather than ideological positions and political alliances without ideological agreement. जोर जो है वो अब दिया जाता है प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस पे बजाय आइडियोलॉजिकल पोजीशंस के या पॉलिटिकल अलायंसेस के बिना किसी विचारधारा के एक तरह से सहमति के. Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological differences to the power sharing arrangements. मतलब जो coalition politics है अब उसमें जो फोकस है वो पॉलिटिकल पार्टीज का विचारधारा के लेकर जो मतभेद होते हैं उनको छोड़ के अब पावर शेयरिंग पे ज्यादा अरेंजमेंट्स पे बेस्ड होता है. Thus, most parties of the NDS did not agree with the Hindutva ideology of the BJP, yet they came together to form a government and remained in power for a full term.
जैसे बहुत सारी पार्टीज जो हैं एनडीए की, वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी से बीजेपी के सहमति नहीं रखती, लेकिन तब भी वो साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रहे हैं और पूरे टर्म तक जो है वो लोग पावर में रहते हैं। All these are momentous changes and are going to shape politics in the near future. तो एक तरह से जो सब बदलाव हैं, इन्हीं सब से जो है पॉलिटिक्स की जो है एक शक्ल मिलेगी जो कि फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगी। We started the study of politics in India with the discussion of how the Congress emerged as a dominant party. हमने जब इस पॉलिटिक्स इन इंडिया की बुक की स्टडी शुरू करी थी, तब हमने सबसे पहले किया था कि कैसे कांग्रेस जो है वो एक डोमिनेंट पार्टी के तौर पे उभर के आई। From that situation, we have now arrived at a more competitive politics, but politics that is based on certain implicit agreement among the main political actors. उस सिचुएशन से अब हम उस सिचुएशन तक आ गए जहां कंपटीशन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह बेस्ड किस पे है, एक एग्रीमेंट पे जो मेन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनके आपस के सहमति से। Thus, even as political parties act within the sphere of this consensus, popular movements and organizations are simultaneously identifying new forms, visions and pathways of development. कहने को जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपनी एक आम राय का जो उनका एक स्फीयर है उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करती हैं, वहीं जो पॉपुलर मूवमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी अब एक नई फॉर्म्स, विजन्स और पाथवेज जो हैं उनको भी पहचान मिल रही है डेवलपमेंट की। Issues like poverty, displacement, minimum wages, livelihood, and social security are being put on a political agenda by people's movement, reminding the state of its responsibility. अब जो मुद्दे हैं गरीबी को लेकर, एक जगह से हटा देना, डिस्प्लेसमेंट कर देना, बहुत कम वेतन मिलना, जीविका को लेकर, सामाजिक तौर पर सुरक्षा को लेकर, अब ये एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर लोगों के जो मूवमेंट होते हैं उसमें इनको रखा जाता है ताकि स्टेट को उसकी जिम्मेदारी याद दिला सके। Similarly, issues of justice and democracy are being voiced by the people in terms of class, caste, gender and regions. इसी तरह से जस्टिस के, डेमोक्रेसी के जो मुद्दे हैं उनकी भी लोग आवाज उठाते रहते हैं, चाहे वो क्लास को लेकर हो, कास्ट को, जेंडर को या फिर रीजन को लेकर। We cannot predict the future of democracy. हम डेमोक्रेसी का क्या भविष्य है वो नहीं बता सकते। All we know is that democratic politics here is to stay in India and that it will unfold through a continuous churning of some of the factors mentioned in this chapter. तो हमें क्या कहना है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है वो इंडिया में ही है और मतलब इंडिया में ही रहेगी और नई नई चीजें जो हैं लगातार जब चर्न होंगी, जो भी फैक्टर्स बताए गए इस चैप्टर के अंदर जब वो लगातार चर्न होंगे तो कुछ नए आयाम निकल के आए। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।